नमस्कार साथियों, एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमारी एमसीक्यू सीरीज की जो 4 क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं। आज हमारी ये हिंदी कहानी की 5वीं क्लासेस है, जिसमें कि हमने जून 2025 में आए हुए यूजीसी नेट के प्रश्न पत्रों को और साथ ही अभी एमपी, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं उनको शामिल किया है। इसकी जो शुरुआत है मैं एक कविता से करना चाहता हूँ। यही मैं हूँ और जब मैं यही होता हूँ थका और उनके से वस्त्र पहने हुए जो कि मुझे प्रिय हैं। दुखी मन में उभर आती है पिता की छवि, जिन्हें अभी तक नहीं है अपने कष्टों से निष्कृति। उन्हीं अपने पिता की मैं हूँ अनुकृति, यही मैं हूँ। रघुवीर शाह की यह प्रसिद्ध कविता है जो कि दूसरे सप्तक के हैं, वो प्रमुख कवि हैं। अगर उनके कविता संग्रह की बात करें तो उसमें सीढ़ियों पर धूप में और इसके अलावा आत्महत्या के विरुद्ध प्रमुख इनकी कविता संग्रह है। चलिए हम इस सेशन की स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा प्रश्न है पहला, वो है चीप की दावत कहानी से दिए गए निम्नलिखित संवादों से कौन कौन से संवाद हैं वो सामनाथ की पत्नी के। तो चीप की दावत जो कहानी है वो भीष्म साहनी की कहानी है, जो कि व्यंग्यात्मक कहानी है, जो कि मध्य वर्गीय जीवन है, जो उसके जो खोखलेपन है और साथ ही जो इसमें जो संबंधों को किस तरीके से बनावटी और पूंजीवादी उस पर जो असर पड़ा है उस पर एक कहानी है वो आधारित है सामनाथ की। पहला उसमें ऑप्शन है कौन से कथन है वो संवाद है वो सामनाथ की जो पत्नी है उसके है। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें कल आ जाए। इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहें कल आ जाए। ये जो कथन है वो बिल्कुल सामनाथ की पत्नी का है, सही है ये ऑप्शन। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाजा बंद कर लें। ये जो कथन है ये सामनाथ की पत्नी का ना होकर सामनाथ का कथन है, सामनाथ का। तीसरा ऑप्शन है कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात हो गई चीप को बुरा लगा तो सारा मजा है वो जाता रहेगा। ये जो कथन है वो है सामनाथ का। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बा कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारे दो। ये जो कथन है वो है बॉस का या अमेरिकी जो चीफ है उसका। उसका फिर है जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही बरामदा है जहां लोग खाना बनाएंगे। ये जो कथन है वो भी है सामनाथ की पत्नी का। ये जून जून 2025 का जो इस बार यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है ये। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए और ई, सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है ए कहानियों के पात्र हैं और ए है कहानियां। सीता सीता जो कहानी की जो पात्र है वो है दुलाई वाला। अगर दुलाई वाली कहानी की अगर चर्चा करें तो दुलाई वाली है वो बंग मेला की प्रमुख कहानी है। इनका जो वास्तविक नाम था वो था राजेंद्र वाला घोष, जो कि बंग मेला जो छदम नाम है उससे लिखती थी। ये जो दुलाई वाली जो कहानी है वो 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कहानियों का जो संपादन किया था कुसुम संग्रह उसमें है, ये संपादित भी है ये कहानी। यह एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी है जो कि लोक जीवन की जो पद्धति है उस पर यह आधारित है। एक इस कहानी में जो प्रमुख चरित्र हैं वो एक तो है जानकीधर, एक तो है बंशीधर और एक है नंद किशोर। ये दोनों मित्र होते हैं। साथ ही जो बंशीधर है उनकी जो पत्नी है वो है जानकी। आपको मैं एक बार बता देता हूं, बंशीधर है और एक है नंद किशोर। और बंशीधर की पत्नी है जानकी और जानकी की जो बहन है वो है सीता। इस तरीके से ये बंशीधर की जो ये है वो साली हुई। ये तो इस तरीके से जो सीता जो पात्र है वो दुलाई वाली कहानी का है। अगला जो ऑप्शन है वो है किरण। किरण जो पात्र है वो कानों में कंगना का है। कानों में कंगना के अगर अन्य पात्रों की अगर चर्चा करें तो वो एक तो है किरण और दूसरा है नरेंद्र और तीसरे जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वो है योगेश्वर। और जो कानों में कंगना कहानी है वो 1913 में इंदु पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी और इसका जो कहानी संग्रह है वो है कुसुमांजलि। थर्ड है चंदा। तो चंदा जो पात्र है वो है राजा निर्वंशिया की। राजा निर्वंशिया कहानी की अगर प्रमुख पात्र है तो उसमें एक है जगपति है, एक है चंदा है और एक है दयाराम। ये इसके प्रमुख हैं वो पात्र हैं।
और इसके अलावा एक और इसमें महत्वपूर्ण पात्र है, वो है बचन सिंह। अनीता है वो कहानी की पात्र है राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख कहानी है। सुभद्रा कुमारी के 3 कहानी संग्रह हैं, वो हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। और उनके 2 काव्य संग्रह हैं, वो हैं मुकुल और त्रिधारा। तो ये अनीता जो राही कहानी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने वो मानवतावाद का उसमें चित्रण किया गया, और साथ ही जो खोखली देशभक्ति है उस पर यह व्यंग किया गया है। तो इसमें जो प्रमुख जो पात्र हैं वो एक तो अनीता और दूसरी ये राही, जो कि मांगरोड जाति की स्त्री है। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा ए का सेकंड, किरण बी का थर्ड। तो जो हमारा जो पहला ये ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आज्ञा की निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। गैग्रीन, जयदोल, हीली बोन की बतखें, कलाकार की मुक्ति और विपतगा। तो इनका जो पहला जो कहानी संग्रह वो है विपतगा। अगर पहला ही ऑप्शन दिए तो विपतगा है, परंपरा, जयदोल, शरणार्थी, गैंग्रीन इत्यादि इनके प्रमुख कहानी संग्रह, और विपतगा इनका पहला है, तो पहला ही ऑप्शन है वो हमारा है वो सही हो जाएगा, ई वाला, पहला वाला। विपतगा के बाद है गैंग्रीन। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन बनेगा। अगला है सिक्का बदल गया, कहानी के सिक्का बदल गया है वो कृष्णा सोबती की प्रमुख कहानी है, और इसका जो कहानी संग्रह वो है बादलों के घेरे। ये जो कहानी संग्रह जो विभाजन के बाद जो विभीषिका है, जो सांप्रदायिकता है उस पर है ये आधारित है, और बड़ी ही जो सांप्रदायिकता और विभाजन की विभीषिका है उसको ये कहानी है वो चित्रित करती है, सिक्का बदल गया कहानी। इसके अलावा जो कृष्णा सोबती की प्रमुख एक और महत्वपूर्ण कहानी है वो है बादलों के घेरे, और अगर इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों की चर्चा करें तो वो है मित्र उमर जानी, जिंदगी नामा और डार से बिछड़ी। अब इसके जो कहानी के पात्र नहीं है, वो शेरे है वो कहानी का पात्र है, दाऊद खां है वो कहानी का पात्र है, सहानी है वो कहानी का पात्र है, ददन मियाँ है वो इस कहानी का पात्र नहीं है। इस तरीके से आंसर जो 4 है वो हमारा है वो सही होगा। अगला ऑप्शन, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर से संदर्भित निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन से। इंस्पेक्टर माता दीन चांद है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर एक व्यंग्य कहानी है जिस पर इंस्पेक्टर माता दीन जिस पर की जो पुलिस व्यवस्था में जिस प्रकार की जो तानाशाही है और जो व्यंग जो तानाशाही है उनकी जो व्यवस्था है उस पर हरिशंकर परसाई ने है वो व्यंग किया है। और इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, तो इंस्पेक्टर जो माता दीन होते हैं उनको प्रेम से लोग बुलाते हैं एमडी साहब, माता दीन साहब। और ये क्या कि चांद सरकार के अंतर्गत जाते हैं, तो चांद सरकार में जो भारत सरकार का जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है तो उसके अंतर्गत ये जाते हैं कि जो चांद है तो वहाँ की जो कानून व्यवस्था उसमें सुधार करने का प्रयास करें। तो वहाँ पर ये जाते हैं तो कई सारे कारनामे करते हैं, तो उन्हीं कारनामों का यहाँ पर ये जिक्र किया गया है इंस्पेक्टर माता दीन द्वारा। अब इनमें से जो कौन से जो कथन है वो इंस्पेक्टर माता दीन के हैं उसको हमको देखना है। मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। जब इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जाते हैं तब वो वहाँ पर चर्चा करते हैं, तब वो बताते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि आपकी जो पुलिस है वो मुस्तैद क्यों नहीं है। तो ये इंस्पेक्टर माता दीन एमडी साहब का कथन है। मैं जीवन भर इन श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ, ये माता दीन जी का चरित्र एमडी साहब का कथन नहीं है। आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, तिबल ले जाइए, ये जो कथन है जो चांद सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनका है, चांद सरकार का। उनकी हरकतों से जो चांद सरकार है वो इतनी परेशान हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि आप वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए। लेकिन एमडी साहब सिद्धांतों को बिल्कुल खतरनाक व्यक्ति हैं, वो सिद्धांतों से किसी भी प्रकार का समझौता तो कर ही नहीं सकते। तब वो बोलते हैं एमडी साहब हमारा सिद्धांत है कि हमें पैसा नहीं काम प्यारा है, ये हुई बात। तब वो बोलते हैं कि हमें सिद्धांत नहीं काम प्यारा है। फिर है आप बेफिक्र रहें पैक्ट साहब, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। ये जो कथन है वो है मुंशी गफूर का, मुंशी अब्दुल गफूर, वो उनको पैक्ट साहब के नाम से संबोधित करते हैं, मुंशी अब्दुल गफूर, उनका ये कथन है। इस तरीके से अगर हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, कौन सा कथन है वो इंस्पेक्टर माता दीन के हैं। तो इंस्पेक्टर माता दीन के जो कथन है वो है ए और डी, थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हरिशंकर परसाई की। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका और रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है।
ये माधवराव मिश्र हैं, ये माधवराव सप्रे नहीं है, तो वहां से कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, से संबंधित नहीं है। सुदर्शन है वो ठीक है, इनकी है। सब मिट्टी हो गया वो है, और बेस्युकर। एक टोकरी भर जो मिट्टी है वो इनकी नहीं है, क्योंकि एक टोकरी भर जो मिट्टी जो रचना है वो है माधवराव सप्रे की। और इसे सामान्यतः हिंदी की जो पहली कहानी है उसके का दर्जा है वो प्राप्त है, और 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्र का है, उसमें प्रकाशित भी हुई थी, एक टोकरी भर मिट्टी। यह एक आदर्शवादी कहानी है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी से उद्धृत इन पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो भैयन जान बचेगी तो ऐसी ऐसी सगड़ गाड़ी बहुत मिलेंगी, इस ईरामन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है। तीसरा ऑप्शन है, तुम मेरे उस्ताद हो, हमारे शास्त्र में लिखा हुआ एक अक्षर लिखाने वाला भी गुरु, और एक, ये जो कथन है वो है हीराबाई का। और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल है, जब से गाड़ी है महक महक रहा है, इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया क्या करेंगे चादर, ये जो कथन है वो है हीरामन का। ये फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानी है तीसरी कसम, इसका पूरा नाम है मैं तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम। यह एक आंचलिक कहानी है जो कि हीरामन और हीराबाई है, दो प्रमुख पात्र हैं, उस पर आधारित है, और इसमें जो आंचलिकता का तत्व है ये एक आंचलिक कहानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो जब हीरामन और हीराबाई जब रहते हैं ना, तो उसके बाद उसका यहाँ पर यह जिक्र आया है। जब हीराबाई जब हीरामन की गाड़ी में बैठती है ना, उन सभी बातों का यहाँ पर जिक्र आया है। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। इस हरदम रुपया पैसा रखिए रुपया क्या करेंगे चादर, ये जो कथन है वो सबसे लास्ट में आता है, जब हीराबाई जाने को होती है तब। तो इस तरीके से दो ऑप्शन है, ई और ई। फिर हमारे पास ये भी है, ये भी है। चलो भैया जान बचेगी तो ऐसी सब्बर गाड़ी बहुत मिलेगी, तो ये आ गया पहला हमारा। फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, बी और डी। बी में है, इस हरिमन को प्रतीत नहीं मर्द और औरत के नाम में फर्क होता है, ठीक है। और इस बार जनानी सवारी औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी महक रहा है, ये पहले आएगा दूसरे नंबर पर। तो ए डी बी सी और ई, ये हमारा जो फोर्थ आंसर है वो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, उसमें उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्जलता के साथ पुकार या खड़ा नहीं रहा है। कहानी उसने कहा था के संबंध में। ये जो प्रश्न है, आपने अगर इस एमसीक्यू सीरीज को अगर शुरुआत से देखा हो तो करीबन 4-5 बार आ चुका है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो हमारी जो तैयारी का जो डायरेक्शन है ना वो किस प्रकार होनी चाहिए। तो उसने कहा था कहानी कितना महत्वपूर्ण है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो कथन है ना वो कितना महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो पिछली जो कक्षाएं हुई थी उसमें मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है उसमें जो 7-8 कथन कहे गए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की में, और एक जगह उन्होंने 3-4 लाइनें बोली हैं, दोनों का मैंने उस बात का जिक्र भी किया था। और ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक से। अगला प्रश्न है, एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है। ये जो कथन है वो किस आलोचक का? राजेंद्र यादव, सुरेंद्र चौधरी, देवी शंकर अवस्थी और नामवर सिंह। ये जो कथन है वो है नामवर सिंह का। नामवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है कहानी और नई कहानी। उसमें जो परिंदे है, परिंदों को हिंदी कहानी आंदोलन है, उसकी जो पहली कृति है, वो जो पहली कृति है उसके रूप में संबोधित करते हैं। तो जब वो लतका का जो चरित्र है ना उसके बारे में जिक्र करते हैं तो वो नामवर सिंह इन शब्दों के द्वारा जिक्र करते हैं कहानी नई कहानी पुस्तक में। और वो परिंदे को हिंदी जो नई कहानी आंदोलन है उसकी पहली कृति है उसके रूप में भी संबोधित करते हैं नामवर सिंह ने। इसके अलावा अगर नामवर सिंह की अगर महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर चर्चा करें नामवर सिंह की, तो उसमें एक है वाद विवाद और संवाद। वाद विवाद संवाद। अन्य है आलोचक के मुख से। तीसरा है दूसरी परंपरा की खोज।
इसके अलावा इनकी दो और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो हैं कविता के नए प्रतिमान और छायावाद। और इस जो कविता के जो नए प्रतिमान है उसके जो केंद्र में है वो है मुक्तिबोध। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसके जो केंद्र में है वो है मुक्तिबोध। इस तरीके से हमारा जो इसका जो आंसर होगा वो नामवर सिंह, और नामवर सिंह के बारे में हमने थोड़ी जो बेसिक जानकारी है वो प्राप्त कर ली है पुस्तकों की। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है, अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाई चलती है और अपने रेले में हमें घसीट ले जाती है, एक कथन है वो है नामवर सिंह का कहानी नई कहानी पुस्तक से। अगला प्रश्न है, एक कहानी है और जो कहानीकारों की सूची है वो है, तो जो छोटे छोटे जो ताजमहल है वो है राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव है वो जो नई कहानी आंदोलन है उसकी जो तिरई है उसमें शामिल है, जो नई तिरई है जो कहानी आंदोलन की जो तिरई है उसमें एक तो है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश। इसके अलावा जो राजेंद्र यादव की एक पुस्तक है एक दुनिया समानांतर, इसमें जो 22 लेखकों की कहानियां संकलित हैं और इसे जो नई कहानी आंदोलन है उसके रूप महत्वपूर्ण दर्जा, नई कहानी आंदोलन के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, नई कहानी आंदोलन के विकास में। तो जो नई कहानी आंदोलन का जो विकास है उसमें है जो राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है मलबे का मालिक, ये मोहन राकेश की कहानी है। लंदन की एक रात, ये निर्मल वर्मा की है। और खोई हुई दिशाएं, ये है कमलेश्वर का। इसके अलावा कमलेश्वर की एक और महत्वपूर्ण कहानी है वो है राजा निर्वंशिया। और निर्मल वर्मा का अगर उपन्यासों की चर्चा करें तो एक है रात का रिपोर्टर, लाल टीन की छत, और इनका एक यात्रा वृत्तांत बड़ा महत्वपूर्ण है वो है चीड़ों पर चांदनी। इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो ए का 4, इस ए का 4 तो इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ए इनमें से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रश्न है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो जाता है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न एक कहानी आंदोलन है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रकार के कहानी आंदोलन होते हैं, उसमें नई कहानी है, आ कहानी है, समानांतर कहानी है, सहज कहानी है, जनवादी कहानी है। तो उनके जो प्रवर्तक हैं, कहानी आंदोलन है और उनके जो प्रवर्तक हैं उनकी यहाँ पर है चर्चा की गई है। तो जो समानांतर कहानी आंदोलन है वो चलाया गया था कमलेश्वर द्वारा। और जो सक्रिय जो कहानी है आंदोलन है वो चलाया गया था राकेश वत्स द्वारा। सचेतन कहानी जो आंदोलन है वो चलाया गया था महीप सिंह द्वारा। और आ कहानी जो आंदोलन है वो चलाया गया था गंगा प्रसाद विमल एवं अन्य के द्वारा। ये भी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एग्जाम का प्रश्न है। और इससे प्रश्न जो पूछने की जो प्रवृत्ति है ना वो काफी ज्यादा भी रही है कि विभिन्न प्रकार के जो कहानी आंदोलन है और उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद जो विभिन्न प्रकार के जो कहानी आंदोलन है उनका कहानियों का आंदोलन का नाम और उनके प्रवर्तक हैं उस पर एक प्रश्न पूछा गया है। तो ए का 3rd, 2 ऑप्शन है हमारे पास। सक्रिय कहानी मेरा बी का 4th, तो जो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है प्रसाद जी की मौलिक कहानी है ग्राम, सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदी प्रदीप, भारत बंधु, प्रयाग समाचार और हिंदू। तो इनकी जो कहानी है ग्राम, जो प्रथम कहानी है ग्राम, ये सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी हिंदू पत्रिका में। और हिंदू पत्रिका के जो संपादक थे वो स्वयं जयशंकर प्रसाद ही थे। और इनकी जो प्रमुख कहानी संग्रह है हिंदू, इसका आंसर है वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसका जो क्रम है वो इसी प्रकार से ही है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के बारे में जो शिल्प की दृष्टि से इनकी कहानियां हैं वो हिंदी साहित्य में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। और इनकी अगर कहानियों के शिल्प पर चर्चा करें तो डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एक आलोचक हुए हैं, उन्होंने बोला कि जो जयशंकर प्रसाद की जो कहानियां हैं वो शिल्प का ताजमहल है। इंद्रनाथ मदान बोलते हैं प्रसाद की जो कहानियां हैं वो शिल्प का ताजमहल है।
शिल्प का ताजमहल है। और ये जो कथन बोला है वो बोला है इंद्रनाथ मदान ने। इंद्रनाथ मदान। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद है वो हिंदी जो नाट्य विकास है उसके शिखर पुरुष माने जाते हैं। और इनके अगर प्रमुख नाटकों की अगर चर्चा करें तो एक तो है स्कंदगुप्त, इसके अलावा महत्वपूर्ण इनका चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी, इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। तो प्रसाद की जो प्रमुख जो कहानी है ग्राम, ये सर्वप्रथम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वो थी इंदु, और उस समय उसके जो संपादक थे वो स्वयं जयशंकर प्रसाद ही थे। इसके अलावा इनको महत्वपूर्ण रचना है वो है आंसू और कामायनी। अगला है ये इस बार का जो हरियाणा स्टैंड प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रश्न है ये, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कहानियों के पात्र हैं और ये कहानियां हैं। अगर हम इस पर चर्चा करें तो मैरी है वो परिंदे कहानी की पात्र है, बिल्कुल सही है। ये निर्मल वर्मा की कहानी है। और जो किशन सिंह है वो राजा निर्वंशीय कहानी का पात्र नहीं है, ये है कोसी का गठवार का, कोसी का गठवार। महाबकुआ कोसी का गठवार इस कहानी का पात्र नहीं है। तो सेकंड और थर्ड तो ये ऑप्शन गलत हो गए। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा होगा इन सभी प्रश्नों से। केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, सभी तीनों युग्म, इनमें से कोई भी नहीं युग्म नहीं और अनुत्तरित प्रश्न। चूंकि हरियाणा स्टैंड प्रोफेसर में नेगेटिव मार्किंग थी, अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहते हैं तो आपको ये वाला टिक करना पड़ेगा। अगर आप देखें तो केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, सभी तीनों, ये यूपीएससी वाला पैटर्न है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो जो पहला केवल जो एक युग्म है वो सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। इस तरीके से हरियाणा स्टैंड प्रोफेसर में इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें जो नया पैटर्न है वो देखने को मिला था। तो जो पहला जो केवल एक युग्म है वो सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए। ये भी हरियाणा स्टैंड प्रोफेसर का एक प्रश्न है। इतना जल इतनी शीतलता, हृदय की प्यास ना बुझी, पी सकूंगी नहीं, तो जैसे बेला से चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं, चंपा। फिर है, मेरे लिए सब मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है, बुद्धगुप्त। ये जो दोनों कथन है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी उसके कथन। उसमें बुद्धगुप्त और चंपा दो प्रमुख पात्र हैं। और ये जो समुद्री जो वातावरण है उस पर ये जो कहानी है उस पर ये आधारित है। तो उन दोनों के कथन के माध्यम से बताया गया निम्नलिखित कथनों के आलोक में विकल्प कौन से सही है। तो ये सबसे पहले तो ये आकाशदीप कहानी है। जयशंकर प्रसाद की अगर प्रमुख अन्य कहानियों की चर्चा करें तो उसमें एक आता गुंडा, वो बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है जयशंकर प्रसाद की। और इसके अलावा एक है मधुआ और एक है पुरस्कार, ये अन्य जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। तो ये जो कथन, इतना जल इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी, पी सकूंगी नहीं, तो जैसे बेला से चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदृश अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं, ये चंपा का कथन है, बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है हमारा, मेरे लिए सब मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है, ये बुद्धगुप्त का कथन नहीं है। ये भी जो कथन है ना वो है चंपा का। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है वो गलत है। अब है कथन एक और दोनों सही है, गलत। कथन एक और कथन दोनों गलत, गलत। एक सही है, कथन दो गलत है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सी है वो सही है। सी हमारा जो ऑप्शन है वो इसका है वो सही है। ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ उसका प्रश्न है ये। अब ये कानों में कंगना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कानों में जो कंगना जो कहानी है वो राधिका रमन प्रसाद सिंह की प्रमुख कहानी है और ये 1913 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसका जो कहानी संग्रह है वो है कुसुमांजलि। इसके जो प्रमुख पात्र हैं एक तो है किरण और नरेंद्र, इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा इसमें एक और पात्र है वो है मोहन। अब देखते हैं, ककड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। कथन दो है, त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टांग कर किस दुख को उठाए पर सर रखकर निराश लौटा था, मेरी वेदना क्यों ना बढ़ी हो। ये कथन है कानों में कंगना, विकल्प सही है। तो ये जो दोनों जो कथन है वो कानों के कंगना से ही है, ये दोनों ऑप्शन है वो सही है।
ककड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती, ये ऑप्शन भी सही है, कानों में कंगना का कहानी का ही है। और दूसरा ऑप्शन है, त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में टांग कर किस दुख को उठाया पर सर रख कर निराश लौटा था, मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो, ये भी सही। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो ये दोनों जो कथन है वो सही है, इसका जो आंसर होगा वो बनेगा ए। अगला प्रश्न है, ये भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसी का प्रश्न है। निर्मल वर्मा कृत परिंदे व कब्बे और काला पानी पहाड़ी जीवन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। निर्मल वर्मा कृत परिंदे और जो कब्बे और काला पानी कहानी है वो पहाड़ी जीवन से संबंधित है, ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। फिर एक कोसी का गढ़वार कहानी है वो फ्लैशबैक पूर्व देवती शैली पर आधारित है, सही है। मैंने इससे पिछली कक्षाओं में आप चर्चा भी की थी कि एक है उसने कहा था कहानी जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, और कोसी का गढ़वार कहानी जो कि शेखर जोशी की है। इन दोनों ही कहानियों में फ्लैशबैक जो पूर्व दीप्ति शैली है उन दोनों बातों का उल्लेख हुआ है या उस पद्धति का प्रयोग हुआ है, फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति का। कोसी का गढ़वार कहानी में आए काला चरु शब्द का संबंध स्वाग चिन्ह से, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगर आप देखेंगे तो एनडीए में पिछले प्रश्न में आया है कि जो लक्ष्मा जो काला चरु जो शब्द है उसका जो संबंध है वो किससे, वो स्वाग चिन्ह से। इस तरीके से इसके जो आंसर हैं वो तीनों सही है, सी। अगला प्रश्न है, एक कहानियां हैं और इनके जो लेखक हैं उनका मिलान करना है। तो ईदगाह जो कहानी है वो प्रेमचंद की है। ईदगाह कहानी है वो 1933 में चांद पत्रिका में है वो प्रकाशित हुई थी, और ये जो मानसरोवर का जो पहला भाग है उसमें ये संकलित है। उसने कहा था कहानी है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ये 1915 में सरस्वती पत्रिका उसमें प्रकाशित हुई थी। मैंने आपसे अभी चर्चा भी की थी कि इसमें फ्लैशबैक है जो पूर्व दीप्ति शैली पे है उस पर आधारित है। ये साथ ही जो प्रेम का जो उदात्त चित्र है ना वो इस कहानी में आपको देखने को मिलता है। आकाशदीप कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की है, 1929 में प्रकाशित है, सॉरी आकाशदीप है वो जयशंकर प्रसाद की है। और एक कोसी का गढ़वार जो कहानी है वो शेखर जोशी की है। इस तरीके से ए का हमारा रहेगा सेकंड, तो एक ही ऑप्शन है, तो इसी से हमारा ये क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ये आसान सा प्रश्न था अन्य प्रश्नों की अपेक्षा। फिर इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर संबंधित निम्नलिखित कथनों पर, तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर पहुंच गए तो वो अपना कुछ ना कुछ कारनामे दिखाते हैं, तो उसी का इस कहानी में है वो जिक्र आया है, और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। तो इंस्पेक्टर माता दीन जब चांद पर जाते हैं तो वो किस तरीके से अपने कारनामे दिखाते हैं ना, तो उन्हीं बातों का इसमें उल्लेख आया है। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह बढ़ा दी, और दो तीन महीनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। ये जो कोटेशन है वो गलत है, क्योंकि पुलिस मंत्री ने इंस्पेक्टर माता दीन ने बोला कि आपके यहाँ पर जो सैलरी है वो ज़्यादा दी जाती है, अगर आप सैलरी अगर कम करोगे ना तो पुलिस में मुस्तैदी आएगी, उनका काम है वो सही होगा। तो इस वजह से जो पुलिस मंत्री है उन्होंने उसकी जो तनख्वाह है वो बढ़ाने की जगह क्या है घटा दी, तो इस तरीके से सही होता। इंस्पेक्टर माता दीन उजाले पक्ष के, ये गलत है। इंस्पेक्टर माता दीन है वो अंधेरे पक्ष के माहिर माने जाते हैं, उजाले पक्ष के नहीं। आईजी ने कहा कि वीर हनुमान को हम बहुत पहले से जानते हैं, ये कथन भी गलत है, क्योंकि आईजी ने कहा था कि हम वीर हनुमान को नहीं जानते, वो कौन थे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये जो तीनों के तीनों जो कोटेशन है ना वो गलत है, तो कोई कथन है वो सही नहीं है, डी आंसर है वो हमारा इसका होगा। अगला प्रश्न है, ये लोकगीत है और एक कहानियां है। तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और चीप की दावत। सजनवा बेरी हो गया हमारा, सजनवा बेरी हो गया, ये तीसरी कसम। तो एक कथन है बिल्कुल सही है, ये जो लोकगीत है वो तीसरी कसम में है। चंदा की चांदनी लाल पान की बेगम, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि जो चंदा की जो चांदनी है वो जो लोकगीत है वो है लाल पान की बेगम में, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, लाल पान की बेगम। और ये जो गीत है उसको गाती है चंपिया। और इस जो लोकगीत है उसको गाती है चंपिया, चंदा की चांदनी को। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये जो लोकगीत है ये भी है, चीप की दावत का नहीं है ये लोकगीत, ये लोकगीत है तीसरी कसम का ही। इसके अलावा चीप की दावत में जब अमेरिकी जो चीप होता है वो सामनाथ की जो माँ है उसको लोकगीत गाने के लिए बोलता है, तो वो एक लोकगीत गाती है हीरा ना हड़िए।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चीफ की जो दावत है उसमें कौन से जो लोकगीत है उसका जिक्र आया, तो वो है हीरा नारी है, वो जो कि एक विवाह गीत होता है उसको वो गाती है चीफ की दावत में। तो इस तरीके से अगर इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा, कितने सही हैं, तो पहला जो सही है वो, दूसरा है वो गलत है, तीसरा वो भी गलत है। तो इस तरीके से केवल जो एक युग्म है वो हमारा है वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो प्रश्न है ये भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्जाम के प्रश्न है। एक टोकरी भर मिट्टी है वो छत्तीसगढ़ पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी, ये कथन सही है। 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव सप्रे की कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। फिर है गोपाल राय ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातों को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है, तो ये गलत है क्योंकि इसे गोपाल राय ने नहीं माना है, इसको माना है भवदेव पांडे ने। भवदेव पांडे जो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी है उसकी जो लेख है वो है बंग मेला, उसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं, ना कि गोपाल राय भवदेव। इसके अलावा भवदेव पांडे ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है, बंग महिला नारी मुक्ति का संघर्ष। नारी मुक्ति का संघर्ष। अगला वो ऑप्शन है दुलाई वाली में बंग महिला ने हास्य की लोक अवधारणा की बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति की है, बिल्कुल सही है ये क्योंकि जो दुलाई वाली कहानी उसमें जो हास्य व्यंग वगैरह जो लोक जीवन की जो शैली है ना उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। बंसीधर का जो ससुराल है वो इलाहाबाद में था, ये जो बंसीधर है ये जो पात्र है वो है दुलाई वाली कहानी के। और जो बंसीधर का जो ससुराल है वो इलाहाबाद ना होके वो था वाराणसी में। और जो इस जो कहानी की जो शुरुआत है ना वो भी वाराणसी से ही होती है, और इसका जो अंत है वो होता है प्रयाग या इलाहाबाद पर जाके। तो इस तरीके से जो बंसीधर है उनका जो वो है ससुराल है वो है वाराणसी में, ना कि इलाहाबाद में। अगर इसके अगर ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है वो सही है, और इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही है। पहला और जो थर्ड है वो हमारा ऑप्शन है वो सही है, डी आंसर है वो हमारा है, इसका सही होगा। फिर फिर उसने कहा था कहानी से संबंधित निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। मैं पाधा बन गया हूं, ये जो कथन है बजीरा सिंह का है। फिर एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, ये लहना सिंह का है। फिर जाड़ा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते, ये कथन बजीरा सिंह का। ये जो तीनों के तीनों जो कथन है वो सही है। इस तरीके से अगर कितने युग्म सही सुमिलित हैं तो तीनों जो युग्म है वो सुमिलित हैं इसमें। मैं पादा बन गया हूँ ये बजीरा सिंह का कथन है, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है लहना सिंह का कथन है। और जाड़ा क्या है मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते, ये बजीरा सिंह का कथन बिल्कुल सही है। ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। फिर कानों में कंगना कहानी, ये राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है। नरेंद्र योगेश्वर संगीत की शिक्षा लेने के पश्चात एक जोड़ा पीताम्बर 10 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन लेकर आया था, ये जो कथन है वो गलत है क्योंकि नरेंद्र योगेश्वर संगीत की शिक्षा लेने के पश्चात एक जोड़ा पीताम्बर सही है, 10 स्वर्ण मुद्राओं की जगह वो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेके जाता है, 5 स्वर्ण मुद्राएं। योगेश्वर का निवास हरिद्वार के पास एक सुंदर वन में था। योगेश्वर हैं वो किरण के पिताजी होते हैं और जो नरेंद्र है उनके गुरु, और इनका जो निवास था वो हरिद्वार में ना होकर वो ऋषिकेश में था। इनका जो निवास था वो ऋषिकेश में था। नरेंद्र अपने मित्र दयाराम के पास नाच देखने जाता है, ये कथन कथन गलत है क्योंकि नरेंद्र अपने मित्र दयाराम के पास जाकर वो जाता है मोहन के यहां पर। अगर आपने कहानियों को अच्छे से पढ़ा होगा तो इससे पहले मोहन का एक बार जिक्र आया था इससे पहले प्रश्न में, कि जो मोहन नाम का जो पात्र वो उसका जिक्र आता है वो आता है राजा निर्वंशिया की कहानी में। उसमें जगपति और चंदा दो पात्र होते हैं, और जो जगपति का जो जगपति का जो दूर के रिश्ते का जो भाई होता है ना वो होता है दयाराम, और उसी की शादी में शामिल होने के लिए जगपति आता है। तो दयाराम है वो नरेंद्र का ना होगा, वो जगपति है उसके दूर के रिश्ते का भाई है, उसका पात्र है। तो इस तरीके से अगर हम इसमें देखेंगे ना तो जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे गलत है। तो कोई नहीं, कितने कथन सत्य हैं, कोई नहीं, डी है वो हमारा आंसर है वो सही होगा इसका।
अगला प्रश्न है, मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं, उक्त कहानी किससे उद्धृत है? जब मैं इस प्रश्न को देख रहा था ना, तो मैं भी सोचने में पड़ गया था कि जो एग्जामिनर है वो प्रश्न को किस प्रकार बना सकता है। ये जो तीसरी कसम कहानी है वो 18 से 20 पेज की कहानी है। तो एग्जामिनर ने या तो पहला पेज पलटा होगा, पहला पेज पलटते पलटते वो पूरी कहानी को पढ़ गया होगा, और जब लास्ट में जाके पहुंचा होगा, क्योंकि जब लास्ट में जाके पहुंचते हैं ना तो 2-3 लाइनों से पहले ये कथन आता है कि मरे हुए मुहूर्तों की आवाजें मुखर होना चाहती हैं। तो या तो जब प्रश्न बनाने वाले ने पूरी कहानी पढ़ी होगी उससे बनाया होगा, या वो कहानी के सबसे लास्ट पेज पर पलटते पलटते लास्ट पेज पर पहुंचा होगा, उसने देख लिया होगा कि इसी से बना लीजिए प्रश्न। तो लास्ट में जाके ये कथन आता है कि मरे हुए मुहूर्तों की आवाजें मुखर होना चाहती हैं। तो इससे यही सवाल उठता है कि जो पहला और लास्ट पेज है कहानी का वो तो पढ़ ही लेना चाहिए। तो उसने जो लास्ट पेज है वहीं से एक प्रश्न बनाया है कहानी का 20-22 पेज पढ़ने के बाद, या उसने मतलब पहला पेज लिया होगा और लास्ट वाला पेज उल्टा होगा, तो लास्ट वाले से उसको जो दिख गया उसी लाइन से उसने उठा लिया। तो ये जो कथन है वो है तीसरी कसम का, और ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का आया हुआ प्रश्न है तीसरी कसम से। बसंती है वो निम्नलिखित में से किस कहानी की पात्र है? तो जो बसंती है वो कहानी की पात्र है वापसी की। वापसी है वो ऊषा प्रियबंदा की एक प्रमुख कहानी है, और इसका जो कहानी संग्रह वो है जिंदगी और गुलाब। ये जो बसंती है उसमें प्रमुख पात्र हैं, एक तो गजाधर बाबू है जो रेलवे की जो 35 वर्ष की नौकरी रिटायर होने के बाद आते हैं, और वापस वो घर में अजनबीपन व्यवहार का शिकार होते हैं। तो वापस वो सेठ रामजी मल की जो चीनी मिल की जो नौकरी है उसमें वो काम करने के लिए भी वापस हैं वो चले जाते हैं। तो जो बसंती है वो गजाधर बाबू की है, वो लड़की है या बेटी है। इनकी ये बेटी है। इसके अलावा अमर और नरेंद्र है वो इस कहानी के अन्य महत्वपूर्ण पात्र हैं। अमर और नरेंद्र ये इनके पुत्र हैं। इसके अलावा इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र है वो गणेशी, वो की गजाधर बाबू का सहकर्मी या साथ में काम करने वाला व्यक्ति है, और एक गजाधर बाबू का बड़ा सम्मान भी करता है। और गजाधर बाबू जब रिटायर होने के लिए जाते हैं, जब लास्ट दिन होता है, तो वो उनको बेसन के लिए लड्डू भी बनवा के लाता है गजाधर बाबू के लिए। तो इस तरीके से जो बसंती जो कहानी की जो पात्र है वो है वापसी, ऊषा प्रियबंदा की प्रमुख कहानी है। खोई हुई दिशा एक कृष्णा सोबती की कहानी है। परिंदे वो निर्मल वर्मा की। तीसरी कसम है वो फणीश्वर नाथ रेणु की। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। एक कहानी आंदोलन और कहानी। तो जो सचेतन कहानी है वो अमृत राय की तो नहीं है, क्योंकि अमृत राय ने किया था सहज कहानी का, और जो सचेतन कहानी है वो है माई सिंह। एग्जामिनर ने ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न है, तो उन्होंने इसको आगे पीछे कर दिया। तो सचेतन कहानी महीप सिंह, सहज कहानी अमृत राय, समानांतर कहानी जो आंदोलन है वो कमलेश्वर का। एक कथन बिल्कुल सही है। और जो सक्रिय कहानी है वो है राकेश वत्स का। और गंगा प्रसाद बिमल जुड़े हुए हैं आ कहानी आंदोलन से। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, समानांतर कहानी आंदोलन। ये युग में बिल्कुल सही है, ये कमलेश्वर का है। अगला प्रश्न है, इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह विचार किस कहानी के संदर्भ में? ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न है। एक प्रश्न करीबन 5 से 6 बार फिर से दोहराया जा चुका है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसने कहा था, उसकी कहानी के संदर्भ में है। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में। इसकी घटना ही बोल रही है, और इसमें जो प्रेम का बड़ा ही उदात्त तो मार्मिक चित्रण हुआ है। इसके अलावा जो पहली जो क्लासेस हुई थी, संभवतः पहली जो क्लासेस थी उसमें उसने कहा था, कहानी का जिक्र आया था उसमें, जो हिंदी साहित्य का इतिहास की जो 7-8 लाइनें हैं उसका मैंने स्क्रीन शॉट है वो भी लगाया है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो वो जो पिछली क्लासेज हैं आप उसमें देख भी सकते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें 7 से 8 पंक्तियां ही बोली, उसने कहा था कहानी के बारे में, और यहाँ से आपको कितने प्रश्न आपको देखने को मिल गए। तो इसकी घटना ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है, उसने कहा था कहानी के संदर्भ में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन।
अगला प्रश्न है, तपेदिक की मरीज मन्नू की कथा किस कहानी में रचित है? तपेदिक की जो मरीज है मन्नू है वो किसकी कहानी में? तो जो सुहागने जो कहानी है, ये सुहागने कहानी है मोहन राकेश की। बादलों के घेरे कहानी है कृष्णा सोबती की। जिंदगी और जो गुलाब कहानी है वो ऊषा प्रियबंदा की प्रमुख कहानी है। और मैं हार गई ये कहानी है मनु भंडारी की। तो तपेदिक की मरीज मन्नू की जो कथा है वो किस कहानी में चित्रित है? ये बादलों के घेरे जो कहानी है उसमें चित्रित है। तो इसका जो बी आंसर है वो सही है, ये ऊषा प्रियबंदा। तो इस तरीके से जो तपेदिक की मरीज मन्नू की जो कथा है वो है बादलों के घेरे में। इसके अलावा जो राजेंद्र यादव ने जो कहानी संग्रह प्रकाशित किया था, जो कहानी संपादन का जो संपादित की थी एक दुनिया समानांतर, उसमें भी बादलों के घेरे कहानी है वो संपादित की गई है कृष्णा सोबती की। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का जो अनुक्रम है वो क्या है? सतह से उठता आदमी, इंसान के खंडर, परिंदे और पीली छतरी वाली लड़की। तो ये जो कथन है ये तो सही नहीं है। पीली छतरी वाली लड़की तो बाद में आएगी, परिंदे ये भी नहीं है, परिंदे इंसान के खंडर ये भी नहीं है, आगे पीछे हैं ये। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इंसान के खंडर, परिंदे, सतह से उठता आदमी, पीली छतरी वाली लड़की। इंसान के जो खंडर है वो कहानी संग्रह है मोहन राकेश का। मोहन राकेश। इसके अलावा एक और उनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह वो है मलबे का मालिक और जानवर मोहन राकेश का। इसके अलावा मोहन राकेश का जो हिंदी नाट्य जो आंदोलन है उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मोहन राकेश ने अपने जीवन काल में 3 नाटक महत्वपूर्ण लिखे, 3 नाटक लिखे हैं। वो एक उनका महत्वपूर्ण पहला जो नाटक था वो था आषाढ़ का एक दिन, दूसरा था लहरों के राजहंस, और तीसरा था आधे अधूरे, और चौथा जो नाटक है वो उनका अधूरा ही रह गया था, पैरों तले जमीन, जिसे कि उनके मित्र जो कमलेश्वर है उन्होंने पूरा किया था। तो ये मोहन राकेश। परिंदे ये निर्मल वर्मा का है। तो पहले इंसान का खंडर है, फिर निर्मल वर्मा का परिंदे है। सतह से उठता आदमी ये है मुक्तिबोध। अगर मुक्तिबोध की अगर अन्य कहानी संग्रह की अगर हम चर्चा करें तो उसमें एक है विपात्र और एक है काठ का सपना। ये इनके 3 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं मुक्तिबोध के। विपात्र, काठ का सपना और सतह से उठता आदमी। इसके अलावा एक इनका महत्वपूर्ण गद्य रचना वो है एक साहित्यिक की डायरी। एक साहित्यिक की डायरी। इनके 2 काव्य संग्रह हैं वो है चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी काक दूल। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी काक दूल। फिर है पीली छतरी वाली लड़की, ये उदय प्रकाश का है। तो इस तरीके से हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं और तर्क और विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कहानी पहला जो कथन है ये है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। ये सही बात है, क्योंकि कहानी जो छोटे मुंह बड़ी बात है और इसमें कम से कम शब्दों में से ज्यादा कहने की जो अभिव्यक्ति है वो होती है। फिर है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी है वो संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती है। ये बात सही है कि जो कहानी का आकार है वो लघु आकार है के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, ये गलत है। अपने लघु आकार के बावजूद भी है जो कहानी है वो अपने जो संपूर्ण जो जीवन बोध है और जो सामाजिक सत्य है उसको है वो प्रकाशित है वो कर सकती है। तो ये जो कथन है वो गलत है। तो पहला जो कथन है वो सही है हमारा, ये गलत है और आर सही है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभिक कर्ताओं में कौन नहीं है? कमलेश्वर ये तो नई कहानी आंदोलन की जो तिरई है उसमें शामिल है। राजेंद्र यादव ये भी शामिल हैं। कमलेश्वर के साथ राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, ये मोहन राकेश हैं। तो ये तीनों तो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं और तिरई के शुरू में शामिल हैं। जो ज्ञान रंजन है वो नई कहानी जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए नहीं है। ये जो 60 और तरी जो कहानी है उससे जुड़े हुए हैं।
ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी, और इसकी ये प्रमुख महत्वपूर्ण कहानीकार हैं साठोत्तरी कहानी के ज्ञान रंजन। इनकी अगर महत्वपूर्ण कहानियों की चर्चा करें तो एक है पिता, और इनका एक महत्वपूर्ण बड़ा कहानी संग्रह वो है फैंस के इधर उधर। इधर उधर। अगला प्रश्न है, एक कहानीकार है और एक कहानियां हैं। तो ऊषा प्रियबंदा है पहले, तो ऊषा प्रियबंदा की जो कहानी है वो है वापसी। फिर है अमरकांत, तो अमरकांत की जो कहानी है वो है दोपहर का भोजन। मोहन राकेश की है परमात्मा का कुत्ता, और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है ताई। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जिंदगी और जोंक जो कहानी है ये भी अमरकांत की ही है। तो जिंदगी और जोंक कहानी और ये दोपहर का भोजन, ये दोनों जो कहानियां वो अमरकांत की हैं। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ए का सेकंड, बी का थर्ड दोपहर का भोजन, मोहन राकेश का है सी का फोर परमात्मा का कुत्ता, और डी का वन विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का ताई। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो बी सही है, क्योंकि जो अमरकांत की ये दोनों कहानियां हैं वो है दोपहर का भोजन है और जिंदगी और जोंक। अमरकांत की जो कहानियां अगर नई कहानी आंदोलन में देखेंगे तो उनका जो टोन है वो थोड़ा अलग नजर आता है। जैसे कि नई कहानीकार है ना, उनमें जो सामाजिक संबंधों की विसंगति बोध, हताश और निराश युवक, जो संबंधों का जो बिखटाव है, मध्य वर्गीय जीवन की जो विसंगति बोध, उस पर चित्रित किया गया। लेकिन जो अमरकांत की जो कहानियां ना वो अलग टाइप की हैं। जैसे कि जिंदगी और जोंक हुआ, या उनकी डिप्टी कलेक्टर कहानी हुई, तो वो उन कहानी, या फिर जो दोपहर का भोजन उनमें हुआ, तो इनमें जो सामाजिक जीवन की जो समस्या है ना उनको उठाया गया है। इस तरीके से अमरकांत का जो कथ्य है ना वो इस तरीके से नई कहानी आंदोलन में थोड़ा है वो अलग हो जाता है। फिर अगला है, कहानीकार और कहानियों को सम्मिलित कीजिए। तो ऊषा प्रियबंदा फिर से है, ये वापसी। मनु भंडारी है, मनु भंडारी की है अकेली। मनु भंडारी की अगर महत्वपूर्ण कहानियों की चर्चा करें तो एक अकेली, त्रिशंकु, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, और यही सच है प्रमुख कहानी संग्रह। इसके अलावा उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी यही सच है, उस पर एक फिल्म भी बनी थी रजनीगंधा के नाम से। इन्होंने महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे हैं। एक लिखा था महाभोज, जिसका बाद में नाट्य रूपांतरण भी किया गया था। एक लिखा था महाभोज, जिसका बाद में नाट्य रूपांतरण किया गया था आपका बंटी, और एक इंच मुस्कान इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। फिर एक कृष्णा सूपती, सिक्का बदल गया। फिर है निर्मल वर्मा, ये है परिंदे। और जो आद्रा जो कहानी है वो है मोहन राकेश की, मोहन राकेश। ये जो आद्रा जो कहानी है वो है मोहन राकेश की। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए का थर्ड, यही ऑप्शन है वो हमारा पहला, ये वो सही हो जाएगा। फिर है कहानी और कहानीकार है, इसमें फिर से 5 ऑप्शन है। पहले जो यूजीसी नेट का जो पैटर्न था, जो ये PYQ वाला है, तो उसमें क्या 5 प्रश्न आते थे, 4 उनको ऑप्शन क्या कम लग रहे थे, इसलिए उन्होंने 5 ऑप्शन भी जोड़ देते थे उसमें। 11 वर्ष का समय, ये जो 11 वर्ष का समय है ये है रामचंद्र शुक्ल का। ये जो रामचंद्र शुक्ल की जो 11 वर्ष का जो समय जो कहानी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिल्प विधि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जो लाल हुए हैं, उन्होंने शिल्प विधि की दृष्टि से जो रामचंद्र शुक्ल की जो 11 वर्ष का समय है उसे हिंदी की पहली कहानी का मौलिक कहानी के रूप में दर्जा देते हैं लक्ष्मी नारायण लाल रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष के समय को। दुलाई वाली ये बंग मेला की कहानी है। फिर एक ग्राम, ये जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और रानी केतकी की कहानी है वो है इंसा अल्लाह खा की। इसके अलावा इसका एक अन्य महत्वपूर्ण नाम है वो है उदयभान चरित्र भी, उदयभान चरित्र। ये भी पूछा जा सकता है कि जो उदयभान चरित्र वो किसका अन्य नाम है, वो है रानी केतकी की कहानी का। तो इसका जो आंसर बनेगा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, ए का 4, यही ऑप्शन है वो हमारा है वो सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। हरिशंकर परसाई वो प्रमुख महत्वपूर्ण व्यंगकार हुए हैं।
विकलांग श्रद्धा का दौर ये है, बिल्कुल इनकी रचना है। ठठुरता हुआ गणतंत्र ये भी है। प्रेमचंद के फटे जूते ये भी है। ये जो जीप पर सवार इल्लियां हैं ये हरिशंकर प्रसाद की रचना ना होगी, ये है शरद जोशी की। शरद जोशी हैं वो परिक्रमा में नई दुनिया, परिक्रमा कॉलम से नई दुनिया में लिखती थी, नई दुनिया। इसके अलावा अगर इनकी अगर महत्वपूर्ण व्यंगों की अगर चर्चा करें, एक तो ये है जीप पर सवार इल्लियां, एक इनके दो व्यंग नाटक हैं, एक था गधा और अंधों का हाथी। ये इनके दो व्यंग नाटक हैं। अगर अन्य व्यंग नाटकों की अगर चर्चा करेंगे ना, ये इनके दो व्यंग नाटक हैं। और अगर व्यंग रचनाओं की अगर चर्चा करेंगे, यत्र, तत्र, सर्वत्र, नदी में खड़ा कवि, परिक्रमा, जादू की सरकार, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, और अतिथि तुम कब जाओगे इत्यादि इनके व्यंग हैं, वो महत्वपूर्ण संग्रह वही परिक्रमा कॉलम में नई दुनिया में लिखते थे शरद जोशी। और हरिशंकर प्रसाद शरद जोशी के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों का जो व्यंग जो लेखन है ना वो एक दूसरे के समानांतर ही चलता है। और इन दोनों का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। जहाँ हरिशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। और हरिशंकर प्रसाद के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने की है, वो है इन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका का प्रकाशन किया था। वसुधा पत्रिका उसका वो प्रकाशन है वो हरिशंकर प्रसाद ने किया था। समानांतर कहानी की जो पुरस्कर्ता हैं वो एक तो महीप सिंह है, वो तो सचेतन कहानी से जुड़े हुए हैं। कमलेश्वर हैं वो समानांतर कहानी से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल सही है। और जो मोहन राकेश और जो राजेंद्र यादव हैं ये दोनों नई कहानी से हैं। और ये महीप सिंह है वो सचेतन कहानी के द्वारा। तो इसका जो समानांतर कहानी के जो पुरस्कर्ता हैं वो है अपने कमलेश्वर। ये कहानी है और कहानियों, एक कहानियां हैं और कहानियों के लेखक। तो लाल पान की जो बेगम है इसका जो कहानी संग्रह है वो है ठुमरी, और ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। एक औरत की जिंदगी, ये रामदरस मिश्र है उसकी है। लंदन की एक रात, ये निर्मल वर्मा। और जो सब यात्रा है वो है श्रीकांत वर्मा की। तो इसका जो आंसर बनेगा ए का थर्ड, तो जो डी आंसर ये वो हमारा सही हो जाएगा। कृष्ण बलदेव हैं वो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और एक दुनिया समानांतर जो राजेंद्र यादव ने जो पुस्तक का जो संपादन किया था उनमें उन्होंने एक इनकी बड़ी महत्वपूर्ण जो कहानी है वो संपादित की थी। उसका नाम था कृष्ण बलदेव वैद्य की कहानी का, वो था मेरा दुश्मन। जो 22 कहानियां हैं उनमें से एक ये भी है मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद्य की। ये इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में, कृष्ण बलदेव वैद्य के बारे में। कर्मनाशा की हार है वो किसका कहानी संग्रह? कर्मनाशा की हार ये धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह तो नहीं है, ये शिव प्रसाद सिंह है, उनका जो कहानी संग्रह वो है कर्मनाशा की हार। इसके अलावा जो धर्मवीर भारती है वो दूसरे सप्तक के हैं, वो प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण गीति नाट्य है वो है अंधा युग। और इनके अगर महत्वपूर्ण अगर उपन्यासों की चर्चा करें जो कि आजकल काफी चर्चा में, वो है गुनाहों का देवता। इनका जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो उपन्यास है गुनाहों का देवता। और इनका एक गीति नाट्य बड़ा महत्वपूर्ण है वो है अंधा युग। इनका जो निबंध या जो यात्रा वृत्तांत है वो है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का। और अगर इनकी अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो एक तो है वो कनुप्रिया और है ठंडा लोहा, धर्मवीर भारती का। मारकंडे ये भी नई कहानी आंदोलन है उससे जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन है ये साठोत्तर कहानी है उससे जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके जो कर्मनाशा की हार है उसका जो कहानी संग्रह वो है शिव प्रसाद सिंह का। एक और बात है जो मारकंडे है जो नई कहानी आंदोलन है, जो एक दुनिया समानांतर की जो पुस्तक है राजेंद्र यादव ने जो संपादित की थी, उसमें मारकंडे की भी है एक जो रचना है वो है दूध और दवा।
ये भी ध्यान देने की बात है। उनकी एक जो कहानी है वो संपादित है उसमें, दूध और दवा, मार्कंडे की। अब जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। फांसी है वो जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी है, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या है वो भी है, पाजेब है वो भी है। जो अमर वल्लरी है वो जैनेन्द्र द्वारा न रचित हो गए, वो है अज्ञा। अगर आज्ञा की अगर कहानी संग्रह की चर्चा करें तो उसमें विपत्तगा है, परंपरा है, जयदोल है, शरणार्थी है और गैग्रीन है। इनके बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास भी हैं। वो उपन्यास कौन कौन से हैं? एक है अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी, नदी के दीप, और एक है शेख और एक जीवनी, जो कि 2 भागों में है। भाग 1 और भाग 2। पहले भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। और ये जो सभी सभी है वो 4-4 खंडों में विभाजित हैं। तो जो पहला जो भाग है उत्थान, उसका जो 4 भाग है वो है ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। इसकी जो 4 भाग हैं वो है ऊषा और अंकुर, ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, और पुरुष और परिस्थिति। एक क्रम से है और ये एनटीयूजीसी में कई बहुत बार पूछा गया है। तो जैनेन्द्र द्वारा वर्मा द्वारा जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, वो है अमर वल्लरी, ये अज्ञा द्वारा है। जैनेन्द्र के अगर प्रमुख अगर उपन्यासों की चर्चा करें तो उसमें आता है विपदा, सुखदा, सुनीता और त्यागपत्र और मुक्तिबोध इत्यादि। एक प्लेट सैलाब जो कहानी है उसकी जो लेखक है उषा प्रियबंदा नहीं है, मनु भंडारी सही है, कृष्णा सुप्ती है वो भी सही है, शिवानी है, शिवानी नहीं है, कृष्णा सुप्ती नहीं है, मनु भंडारी है, वो इसका जो है राइट आंसर है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है इस ऑप्शन में, उषा प्रियबंदा है और मनु भंडारी और जो कृष्णा सुप्ती हैं, जिस तरीके से नई कहानी आंदोलन में 3 रही हैं, मोहन राकेश कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, उसी तरीके से जो नई कहानी आंदोलन है उसमें 3 महिला रही हैं नई कहानी आंदोलन में। ये तीनों हैं उषा प्रियबंदा, मनु भंडारी और कृष्णा सोबती। तो एक प्लेट जो सैलाब जो कहानी की जो लेखक है वो है मनु भंडारी, और ये तीनों जो नई कहानी आंदोलन की जो महिला रही हैं उसमें शामिल है। अब एक कहानी है और ये कहानियों की जो है वो सूची है। तो तीसरी कसम, इसका जो पूरा नाम है वो है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। फिर है बेगंडे का सुधार, ये सती सुखदेवी है। रानी केतकी की कहानी है, ये इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित है और इसका जो अन्य नाम है वो है उदयवान चरित्र। ये ठेठ हिंदी जो ठाठ है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, उपन्यास है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का। और इसका जो अन्य नाम है वो ठेठ हिंदी की ठाठ का वो है देव बाला। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो है तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला। अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक और महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसे आधुनिक हिंदी का जो प्रथम जो महाकाव्य उसके रूप में भी संबोधित किया जाता है वो है प्रिय प्रवास। उसका जो उन्होंने पहले नाम रखा था वो था ब्रजांगना विलाप, जो कि जो 17 सर्ग हैं उसमें विभाजित है। अब एक कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है,
तो राजा निर्वंशिया है वो कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। मांस का दरिया ये भी सही है। कस्बे का आदमी है वो भी सही है। एक और जिंदगी है, एक कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी ना होकर ये कहानी है मोहन राकेश की। एक और जिंदगी, तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, वो है एक और जिंदगी। ये इस कहानी के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, ये कहानियां हैं और कहानीकार है कहानियों की सूची। तो शिव प्रसाद सिंह है, इनका होगा दादी माँ। फिर यशपाल है, यशपाल का है पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र है पाजेब। और माधव प्रसाद सप्रे का है एक टोकरी भर मिट्टी। तो शिव प्रसाद सिंह का है दादी माँ, ए का 4, तो ये जो पहला ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यशपाल है वो जो प्रेमचंदोत्तर जो उपन्यास परंपरा है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। और यशपाल के दो बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, एक है दिव्या और एक है झूठा सच। झूठा सच है वो 2 भागों में है, वो प्रकाशित है। जैनेन्द्र है वो प्रेमचंदोत्तर बाद में आते हैं। शिव प्रसाद सिंह और माधवराव सप्रे है वो एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्र का है उसमें ये प्रकाशित हुई थी। अब नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, राजेंद्र यादव है, ये लेखक तरई में शामिल है। कमलेश्वर भी हैं, मोहन राकेश भी है। ये जो गंगा प्रसाद बिमल है वो नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, ये जुड़े हैं आ कहानी आंदोलन से। आ कहानी आंदोलन से गंगा प्रसाद बिमल, जो कि 1960 के दशक में है वो प्रारंभ हुआ था। और ये जो पश्चिम में जो एंटी मूवमेंट जो आंदोलन था उसकी अभिव्यक्ति, और ये किसी भी प्रकार के जो सामाजिक जो दायित्व हैं उनको स्वीकार नहीं करता था। आ कहानी आंदोलन से जुड़े हुए अगर अन्य लेखक हैं उसमें एक है ज्ञान रंजन भी आते हैं, और एक है रविंद्र कालिया, और एक है अगर आ कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो उसमें एक है दूधनाथ सिंह गंगा प्रसाद बिमल के साथ में, और एक और महत्वपूर्ण वो है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया। आज्ञा के निम्नलिखित कहानी संग्रहों को प्रकाशन के अनुसार सही क्रम है। परंपरा, शरणार्थी, विपत्तिका, अमर वल्लरी, ये तो क्रम नहीं होगा। अमर वल्लरी विपत्तिका नहीं, ये पहले आएगा। शरणार्थी अमर वल्लरी ये भी नहीं होगा। तो इनका जो क्रम होगा वो होगा विपत्तिका, परंपरा, शरणार्थी और अमर वल्लरी। तो आज्ञा के जो निम्नलिखित जो कहानी संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है वो सही होगा विपत्तिका, परंपरा, शरणार्थी और अमर वल्लरी। फिर ये कहानियां हैं और कहानीकारों की सूची है। तो एक है मवाली, पोल कोमरा का स्कूटर, गुल की बन्नू और राजा निर्वंशिया। तो जो गुल की बन्नू है ये है धर्मवीर भारती की कहानी। जो एक दुनिया समानांतर में जो 22 कहानियां उसमें एक गुल की बन्नू भी शामिल है। फिर है राजा निर्वंशिया, एक कमलेश्वर की कहानी है। फिर है पॉल गोमर का जो स्कूटर है ये है उदय प्रकाश की, और जो मवाली है वो है शेखर जोशी की। तो ए का सेकंड, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी। ये धर्मवीर भारती की गुल की बन्नू, राजा निर्वंशिया की कमलेश्वर, मवाली है शेखर जोशी की, और पोल गोमरा का जो स्कूटर है वो है उदय प्रकाश। इसके अलावा एक और उनकी महत्वपूर्ण है वो है पीली छतरी वाली लड़की। शेखर जोशी की अगर महत्वपूर्ण कहानियों की चर्चा करें तो एक तो है दाजियो, एक है गलता लोहा, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है। एक है बदबू, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और कोसी का गढ़वार है शेखर जोशी की बड़ी महत्वपूर्ण कहानियां। कोसी का गढ़वार, दाजियो, गलता लोहा और बदबू। अब राजेंद्र यादव है वो ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख पुरस्कर्ता हैं। और राजेंद्र यादव का एक और महत्वपूर्ण योगदान ये है कि राजेंद्र यादव ने हंस पत्र का है उसका है जो संपादन का कार्य है वो किया था। इसके अलावा जो उन्होंने एक दुनिया जो समानांतर जो पुस्तक है उसको भी संपादित की थी। इनका जो आत्मकथ्य है उसका नाम है मुड़ मुड़ के देखता हूँ। तो राजेंद्र यादव की जो कहानी है बदबू नहीं है, ये बदबू जो कहानी है वो है शेखर जोशी की। जानवर और जानवर ये मोहन राकेश की है। इसके अलावा जहां लक्ष्मी कैद है एक कहानी बिल्कुल सही है, ये राजेंद्र यादव की महत्वपूर्ण कहानी है। टूटना के साथ में जहां लक्ष्मी कैद है ये इनकी महत्वपूर्ण कहानी है, जहां लक्ष्मी कैद है।
अब प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की जो कहानियों का जो जयशंकर प्रसाद की जो कहानियों का जो प्रकाशन वर्ष है वो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और इसके अलावा इनकी जो पहली कहानी थी वो है ग्राम, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो छाया, आंधी तो बाद में आएगी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये जो आंसर है ये वो है इसका हमारा, वो सही होगा। अगला प्रश्न, ये कहानी और कहानीकारों की सूची है। ये 11 वर्ष का समय, फिर से ये रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। फिर है गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी है, वो है माधवराव सप्रे की। गुलबहार ये है किशोरीलाल गोस्वामी की। और प्लेग की जो चुड़ैल है वो है मास्टर भगवान दास की। तो इसमें जो बंग मेला की वो एक भी कहानी नहीं है। तो बंग मेला की अगर महत्वपूर्ण कहानियों की चर्चा करें तो वो है चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण कहानी की चर्चा की गई है, वो है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी, तो इनकी जो कहानी है एक है इंदुमती। उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें लिखते हैं कि यदि जो इंदुमती है उस पर यदि किसी जो बंगला कहानी की छाया नहीं है तो ये हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी ठहरती है। यदि इस पर जो इंदुमती है, अगर उस पर यदि किसी बंगला कहानी की अगर छाया नहीं है तो ये हिंदी की जो प्रथम मौलिक कहानी है वो ठहरती है किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती। तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, ए का 4। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो कौन सा जो कहानी संग्रह है वो प्रेमचंद का नहीं है? वो है प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज और मोहब्बत की राहें। तो इसका जो आंसर है ये प्रेम पच्चीसी भी है, प्रेम द्वादशी भी है, सप्त सरोज। ये मोहब्बत की जो राहें है ना, ये जो प्रेमचंद का कहानी संग्रह ना होकर ये है भैरव प्रसाद गुप्त का। ये जो भैरव प्रसाद गुप्त हैं वो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे और इन्होंने 1950 के दशक में जो कहानियों का जो संपादन किया था उसमें उन्होंने 18 कहानियों को प्रकाशन का संपादन किया था, जिसको कोई नई कहानी आंदोलन उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण योगदान ये भी रहा था, जो कहानी जो नई कहानी जो पत्रिका का जो संपादन का कार्य है उसके जो उससे जो नई कहानी आंदोलन है उसके विकास को काफ़ी वृद्धि भी मिली थी। इस तरीके से जो नई कहानी आंदोलन के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है भैरव प्रसाद गुप्त का। अब ठेस कहानी के जो लेखक हैं अज्ञे, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत और मोहन राकेश। तो जो फणीश्वर जो ठेस कहानी है उसके जो लेखक हैं वो है फणीश्वरनाथ रेणु। अज्ञे नहीं है, अमरकांत नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं है। कहानी की जो प्रमुख प्रवक्ता, इस पर हम पिछले क्वेश्चनों में चर्चा भी कर चुके हैं। माहिप सिंह है तो वो तो सचेतन कहानी के हैं, और जो गंगा प्रसाद विमल है वो कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो कहानी आंदोलन के जो प्रमुख प्रवक्ता होंगे वो होंगे गंगा प्रसाद विमल। अब है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो हिंदी कहानी का जो सेगमेंट है पीवाई की सीरीज है उसका ये लास्ट प्रश्न है। भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतना ही का जीव, मैं उतनी ही। तो भोलाराम का जीव में ये वार्तालाप किन चरित्रों के माध्यम? तो भोलाराम का जीव है वो प्रेमचंद, जो भोलाराम का जीव है वो हरिशंकर परसाई की वो महत्वपूर्ण कहानी है। और इसमें जो सरकारी जो अफसरशाही है उसमें जो भ्रष्टाचार है उसमें बड़े बखूबी तरीके से है वो व्यंग किया गया कि जो सरकारी जो अफसर है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार है उसमें संलिप्त है। तो उसमें जो भोलाराम का नाम का जो व्यक्ति होता है उसको 5 वर्ष के बाद भी पेंशन नहीं मिलती और उसकी है वो मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो कथन है वो कहा गया है वो नारद और साहब के बीच में। जब नारद और जो साहब के बीच में जब चर्चा होती है ना तो वो बोलते हैं कि इस पर कुछ वजन रखना पड़ेगा। तो वो नारद बोलते हैं तो मैं वजन का अर्थ है वो समझा नहीं हूँ। तो वो वजन का मतलब वहाँ से जो रिश्वत है वो लेना चाहते हैं। और जो साहब है वो नारद से एक डिमांड करता है कि आपकी जो सुंदर बीना है वो मुझको दे दीजिए। तो जो साहब है वो सुंदर बीना की जो मांग है वो नारद जी से करता है, वो उसको दे भी देते हैं क्योंकि उसकी जो बेटी है वो गाने बजाने का शौक रखती है। तो वो उसके लिए वो जो सुंदर बीना वो मांगता है। वो नारद जी बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। तो वो बोल दीजिए आपके पास ये सुंदर बीना, आप मुझको ये दे दीजिए। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा सी।
तो हमारा जो कहानी का जो सेगमेंट अभी पीवा की सीरीज है वो आज खत्म होता है। इसके पश्चात हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे निबंध से। इस जो पीवाई की जो सीरीज है कहानी वाली में है, उसमें हमने यूजीसी नेट के आए हुए सभी प्रश्न और साथ ही विभिन्न राज्यों की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम हुए थे उन सभी को है वो सम्मिलित किया, और साथ ही उसका जो समग्र विश्लेषण है उसको है इस सेगमेंट में किया गया है। चलिए, उसके लिए आज की क्लास में इतना ही है, और जो नेक्स्ट सेशन है, जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो हिंदी निबंध है उसको है वो प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।